हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बहुत बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं और एक नए बैकग्राउंड के साथ मिल रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे डिजिटल बोर्ड पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का नया चैप्टर सॉल्यूशन। उसको वन शॉट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब उसकी जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, मेन मेन हेडिंग्स हैं जो कि आती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि रॉल्ट लॉ हो गया, आपका आपका हो गया, जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमें पढ़ना है सॉल्यूशंस। ठीक। अब हम जो सॉल्यूशन में मेन मेन टॉपिक हैं हम पहले उनके बारे में देखते हैं। मतलब वन शॉट में जो आपके बोर्ड या नीट की एग्जाम आने वाले हैं उसको लेकर जो जिस टॉपिक से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, उनके लिए उनको बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा मैं आपको पहले। इंसान ह्यूमन के पास सिर्फ एक ब्रेन होता है, सबको पता है। वो भी 200 पाउंड का होता है, ये भी सबको पता है। जनरली सबको पता है कि इंसान के पास एक ही ब्रेन होता है। पर एक ऐसा जिसको आप कह सकते हैं जीव है जिसके 32 दिमाग होते हैं पर काम उसका सिर्फ एक होता है। बताइए क्या। 32 दिमाग होते हैं लीच के, जोंक के, जिसका काम सिर्फ होता है खून चूसना। तो उसकी तरह मत बनिए कि 32 दिमाग लगाकर भी खून चूसना है। बनिए इंसान की तरह जिसका दिमाग सिर्फ एक है और लगाता वो 10 जगह और हर काम में सफल भी होता है। तो चलिए इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं। हम पहले देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। थोड़ा राइटिंग को निगलेक्ट कीजिएगा, आज पहली बार लिख रहा हूं तो हो सकता है लगे। अब हम कंसंट्रेशन टर्म्स में देखेंगे क्या कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या आता है। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ठीक है, पहले सबको लिख लेते हैं क्या क्या आता है। देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स में ये सब आते हैं। क्या क्या आएगा। पहला मास फ्रैक्शन, उसके बाद मतलब मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, फिर पीपीएम, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर मोलैलिटी रिटी और मोलैलिटी। सबको एक एक से लिख लेते हैं। क्या मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पी पी एम, उसके बाद आपका आता है मोल फ्रैक्शन, उसके बाद मोलैलिटी और मोलैलिटी। तो सबके बारे में एक एक से देखते हैं। चलिए लाइन खींच लें जिससे कि आपको क्या है कंफ्यूजन ना हो। ठीक, लाइन खींचते हैं।
पहले देखते मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैलिटी के बारे में। ठीक, तो चलिए देखते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज से आप क्या समझते हैं? मतलब मान लीजिए आपने घर में कुछ भी चीज बनाई, तो उसमें वो पूछेंगे आपने इसका कितना परसेंटेज डाला, मतलब उस पानी में कितना अमाउंट की वो चीज डाली कि वो सही मात्रा में उस परसेंटेज आई उसकी, मतलब वो सटीक चीज बनी। मतलब W2/W1 प्लस W2 इंटू 100। ठीक है ना? देखो मास पहले बताए थे, W2 क्या है, W1 है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मास ऑफ, हमने यहां पर सॉल्वेंट लिया है, और W2 है मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना? परसेंटेज है तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे वॉल्यूम परसेंट है तो इसी तरीके से वॉल्यूम का ले लीजिए। अब आप कहेंगे वॉल्यूम का हम कैसे लें, तो देखिए हम बताते हैं वॉल्यूम का आप कैसे लेंगे। वॉल्यूम के लिए भी क्या करेंगे, V2/V1 प्लस V2 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज था, है ना? और यहां पे भी V2 क्या है, वॉल्यूम है, यहां पर V2 है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और V1 है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहां पर अगर आप नीचे देखेंगे तो हमेशा हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। ये क्या लिया हमने, सॉल्यूशन लिया। पर सिर्फ एक केस मिलेगा आपको मोलैलिटी में, जहां पर आप देखेंगे सॉल्यूट का। ये कंफ्यूज जाए ना हो इसलिए हम इसको अंडू कर देते हैं। पर जो W2 और W1 है, W1 प्लस W2 मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, या फिर V1 प्लस V2 मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना? अब पीपीएम देखना, पीपीएम भी सेम है, कुछ नहीं है, मास परसेंटेज जो लिखा था उसी का फॉर्मूला लिखिए, W2/W1 प्लस W2 इंटू, अब पार्ट्स पर मिलियन है तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या करते हैं हम, पार्ट्स पर मिलियन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है। 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया पार्ट्स पर मिलियन का। ठीक है ना? इसके बाद हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब निकाल XA, ये हम वन शॉट रिवीजन देख रहे हैं, मतलब आपको पता पहले से हमसे रिवाइज कराया तो आपको पता है कि XA क्या है। XA है NA/NA प्लस NB। ठीक है ना? यहां पर और NA क्या है, मोल्स ऑफ A, NB क्या है, मोल्स ऑफ B। ऐसे ही आप XB निकालेंगे, अगर B का मोल फ्रैक्शन तो क्या निकलेगा, NB/NA प्लस NB। यहां पर आपने भी चारों केसों में देखा होगा, हमने 4 बता दिया आपको, मास परसेंटेज, वॉल्यूम, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन। ठीक है? चारों में आपको नीचे क्या देखने को मिला, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हर जगह नीचे सॉल्यूशन का ले रहे हैं हम, जो कुछ भी ले रहे हैं। और एक चीज और, अगर आपको XB निकालना है तो 1 - XA भी कर सकते हैं आप, तो B का मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। समझे? नहीं समझे? समझ गए ना? मतलब मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 में से माइनस किया जाता है, एक का निकल आया, दूसरे का 1 में से माइनस करेंगे तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। अब हम देखते हैं क्या, मोलैरिटी। 2 मिनट चालू करते हैं।
मोलैरिटी में। और सब एक चीज और, मोलैरिटी जो होती है ये आपकी लाइट कलर, मोलैरिटी जो होती है आपकी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। क्यों? देखिए, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू एन अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मतलब एन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम इन लीटर है ये। वॉल्यूम वीएल क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लेना है आपको। इसको एक बात ध्यान रखिएगा, इन लीटर, ठीक है ना। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है ये बता रहे थे हम आपको। ये प्रॉपर्टी टेम्परेचर डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि मोलैरिटी में अगर आप टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या है, कम हो जाएगा। और टेम्परेचर मतलब हीट करने से, कोई भी चीज गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगी। इसलिए आप इसमें देखेंगे तो वॉल्यूम इसका जो है कम हो जाएगा टेम्परेचर की वजह से। तो ये वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। पर यहीं पे अगर आप मोलैरिटी की बात करेंगे तो ये जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आप मोलैलिटी की बात करते हैं तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। कैसे है इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इसको जैसे हम देखते हैं, एम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको हम, एन अपॉन वेट इन केजी, ठीक है ना। इसमें एन क्या है, फिर से नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, और डब्ल्यू केजी क्या है, वेट है सॉल्वेंट का इन केजी, ठीक है ना। अब वेट पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, इसलिए ये जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। अब भाई सब कुछ महान लोग भी होंगे जो पूछेंगे कि इसकी यूनिट बता दीजिए, यूनिट क्या होती है। तो अभी हमने बताया था इंसान के पास एक दिमाग है, 10 जगह लगा सकते हैं। 2 कान के बीच में आपके एक दिमाग भी होता है, आंखें नहीं, नाक नहीं, 2 कान के बीच में एक दिमाग है जिसको इस्तेमाल कीजिए आप। 200 पाउंड का भार है उसका, पर आपको महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड की वजह से। वो आप बायो में पढ़ते होंगे, हम अभी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो उसको इस्तेमाल कीजिए थोड़ा और उसकी यूनिट निकालिए। जैसे मोलैलिटी की यूनिट देखना है तो इसकी क्या है, एन अपॉन वेट इन केजी, ठीक। स्मॉल एम इज इक्वल्स टू एन, मतलब नंबर ऑफ मोल। मोल की यूनिट क्या आती है, होती है मोल, और वेट की क्या होती है, केजी। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल पर केजी, सिंपल सी बात। ऐसी इसकी निकालेंगे तो इसकी मोल पर लीटर हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में लेते हैं या मिलीलीटर में लेते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कई लोग पूछेंगे, एक टर्म और होता है, हम बताते हैं आपको। दो मिनट, पूछेंगे कई लोग, नॉर्मेलिटी नाम की चीज भी तो होती है साहब। तो नॉर्मेलिटी अगर आप देखेंगे तो नॉर्मेलिटी कैसे लिखते हैं, एन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है ना। नॉर्मेलिटी आप लिखते हैं इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब इक्विवेलेंट क्या चीज होती साहब, इक्विवेलेंट होती है आपके गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। मतलब जैसे आप मोल्स निकालते, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसी के तरीके से इक्विवेलेंट निकलते गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास से।
अब इसका इक्विवेलेंट मास अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, मोलर मास, एक मिनट, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर से। अब एन फैक्टर क्या चीज होती है, एन फैक्टर की एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको एन फैक्टर के बारे में। अभी इतना जान लीजिए, जैसे एसिड होता है तो एसिड का एन फैक्टर 1 होता है, इसी तरीके से और भी एन फैक्टर होते हैं, जब हम बताएंगे आपको। तो एन फैक्टर जैसे एसिड्स के लिए 1 होता है, तो एसिड्स का इक्विवेलेंट मास उसी तरीके से 1 आ जाता, ठीक है ना। मतलब एसिड्स का जो इक्विवेलेंट मास है मोलर मास के बराबर आ जाता है। अब यहां पर देखिए, इसको आप लिख सकते हैं वेट इनटू एन फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब आप कहीं कैसे लिख दिया, देखो वॉल्यूम इन लीटर तो नीचे वैसे ही का वैसा है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो वेट नीचे लिया इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो इससे ये फॉर्मूला आ गया सीधा सीधा, क्या फॉर्मूला आ गया आपका, इससे सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया आपका ये, कैसे ये भी देख लीजिए, जैसे हमने लिखा था n इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब इस इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब इक्विवेलेंट मास क्या लिख सकते हम, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट जगह था ये लिखा हमने, ये चीज जो लिखी है हमने, मॉलिक्यूलर मास इनटू एन अपॉन एन फैक्टर था, जो कि ऊपर जाके इनटू में आएगा और नीचे वॉल्यूम इन लीटर था ही। तो ये वही फॉर्मूला आ गया जो भी हमने आपको बताया, ठीक है ना। ये थी आपकी भाई साहब नॉर्मेलिटी। आ जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, ठीक है ना। आपकी हो गई नॉर्मेलिटी पूरी। अब हमको देखना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि आपके रॉल्ट लॉ को फॉलो करें, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, उनसे डेविएशन दिखाते। अब आप कहेंगे रॉल्ट लॉ क्या होता, पहले हम लिख देते हैं, आइडियल वो होते हैं विच फॉलोज रॉल्ट लॉ, ठीक है, और नॉन आइडियल विच डू नॉट फॉलो रॉल्ट लॉ, ठीक है ना। रॉल्ट लॉ क्या है, रॉल्ट लॉ, रॉल्ट ने एक ग्राफ दिया था, कैसे दिया था, ये उसने एक कंटेनर लिया था, कंटेनर भी ले लेते हैं हम सही से, देखिए ये एक कंटेनर उसने लिया था ए, एक कंटेनर उसने लिया था बी, एक कंटेनर था ए, एक कंटेनर था बी, जिसमें ये ए लिक्विड में फॉर्म में है, बी भी लिक्विड फॉर्म में है। अब क्या किया, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ देखो लिक्विड है तो पार्टिकल्स तो पूरे में होंगे, यहां पर हैं अगर तो यहां पर भी पार्टिकल हैं, ऐसी बी लिक्विड में यहां पर अगर पार्टिकल्स हैंगे लिक्विड के तो यहां पर भी होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इनकी वजह से जो प्रेशर लग रहा था वो लग रहा था पी ए नॉट, ठीक, और बी की वजह से जो प्रेशर लग रहा था वो लग रहा था पी बी नॉट। अब उसने क्या किया, ये ए लिक्विड भी इसमें मिला दिया, एक कंटेनर और लिया उसने, ए और बी लिक्विड दोनों को एक साथ मिला दिया, ये ए बी को मिला दिया। तो यहां पर उसने पूछा कि
उसने उसने बताया कि पी टोटल, प्रेशर टोटल यहां पर कितना होगा। तो भैया अपना दिमाग लगाइए, सीधी सी बात है, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट के बराबर होगा यहां का प्रेशर। होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। अब देखते हैं, जैसे अब हमने लिया था पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, ठीक है ना। यहां पर आप पी ए को लेंगे तो पी ए जो है, ऐसे नहीं लेते हम, देखिए बताते, पी ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स ए के। कैसे, मतलब जो ए में प्रेशर लग रहा था, यहां पर जो प्रेशर लग रहा है ए में, वो किसकी वजह से लग रहा, जो इसके पार्टिकल है मोल के फ्रैक्शन की वजह से, मतलब जो यहां पर इसके पार्टिकल थे उसकी वजह से ही प्रेशर लग रहा, और किसी वजह से तो लग नहीं रहा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स ए के, जिसको अगर इसको प्रोपोर्शनल, और प्रेशर हमेशा वो क्या कहते हैं, वो रहता आपका कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब अगर इसको इक्वल टू साइन लगाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, जो कि क्या आया, पी ए नॉट, मतलब हमने लिया एक्स ए पी ए नॉट, और पी बी इसी तरीके से आएगी एक्स बी पी बी नॉट। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या किया उसने, उसने कहा पी टोटल निकालना है। तो ये जो दो इक्वेशन बताई हमने, कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली, इनसे पी टोटल निकालो साहब। पी टोटल निकाला उसने, उन एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, ठीक है ना। अब फिर इसके बेसिस पे जो ग्राफ ड्रॉ किया उन्होंने, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से था, देखिए वो ग्राफ था आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हटाते हैं। ये सीधी लाइन, ये और ये। अब यहां पर उन्होंने क्या लिया, यहां पर लिया पी, सॉरी, हाँ, वेपर प्रेशर वीपी, समझ जाइए, और यहां पर लिया टेम्परेचर। एक मिनट, यहां पर लिया उन्होंने प्रेशर पी नॉट वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पे लिया एक्स मोल फ्रैक्शन। तो जब ये दे उन्होंने ये उसका ग्राफ बनाया, मतलब अगर आप y इज इक्वल्स टू, यहां पर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे इक्वेशन, तो ये कांस्टेंट ग्राफ जाएगा, मतलब सीधी लाइन बनेगी, आप करके देख लीजिए। तो ये वाला जो बना ग्राफ, ये गया कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये था आपका पी ए नॉट का ग्राफ, मतलब पी ए का ग्राफ एक्स ए पी ए नॉट, ठीक है ना। अब ये जो दूसरा यहां से गया, ये गया पी बी का ग्राफ, पी बी इज इक्वल्स टू एक्स बी पी बी नॉट, ठीक है ना। अब जब आप इन दो लाइन को ज्वाइन कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा सीधा सीधा टोटल प्रेशर पी टी। ये लाइन डिपेंड करती है पी टी, यही है राउल्ट लॉ का ग्राफ। इसी के बेसिस पे उसने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन किया, ठीक है ना। यहां पर जैसे हम आपको बताते, एक उससे जैसे आप देख सकते हैं,
इसको जो है नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर देखिए, फिर से ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए आप इसको, ये देखिए आप, ये आया ग्राफ। अब इसमें क्या बताया गया है, ये जो वही ग्राफ है हमने आपको बताया अभी। ये थोड़ा पेन रेड ले लें। इसमें ये प्रेशर टोटल है, ये पी ए का ग्राफ है, ये पी बी का है, ठीक है ना। अब आइडियल सॉल्यूशन जो होंगे वो तो ये वाला ग्राफ फॉलो करेंगे, जो आइडियल सॉल्यूशन होंगे। जो नॉन आइडियल होंगे वो ये दो टाइप का ग्राफ फॉलो करेंगे, या तो ये वाला या तो ये वाला। अब नॉन आइडियल और आइडियल में भी एक दो कंडीशन है, एक तो है ये वाली और एक है ये वाली। मतलब ये वाली जो है ये शो करेगी पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और ये वाली जो है ये शो करेगी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मतलब ये कि जो मान लो आपने घर पे चाय बनाई और आपसे चाय बहुत अच्छी बनी, तो आपसे लोग क्या पूछेंगे, आपसे लोग पूछेंगे कि उसमें चाय पत्ती की, शक्कर की मात्रा कितनी डाली गई। ये तो नहीं पूछेगा उसमें पानी की मात्रा कितनी डाली। तो मतलब अगर आप उसमें शक्कर ऐड करते हैं तो उससे उसका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो बढ़ेगा। मतलब उसको टाइम लगेगा वेपराइज होने में। मतलब वो शो कर रहा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा, मतलब ग्राफ ऐसा ऊपर को उठ जाएगा, ये जो आप देख सकते हैं इसमें, इस तरीके से। और जो नेगेटिव डेविएशन होगा वो नीचे को चला जाएगा। मतलब कोई दो व्यक्ति हैं, उनमें घमासान युद्ध हो गया, ठीक है ना। उन दो व्यक्तियों में घमासान युद्ध हो गया, तो घमासान युद्ध के होने से उनके माइंड में प्रेशर बढ़ गया, दिमाग पे प्रेशर बढ़ गया लड़ाई का, तो वो उनमें प्रेशर, वेपर प्रेशर बढ़ गया। और कोई दो प्रेमी हैं, उनमें लड़ाई इतनी नहीं होती, तो वेपर प्रेशर उनका बहुत कम रहेगा। मतलब उनमें प्रेशर इतना नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, लड़ाइयां नहीं होंगी, तो प्रेशर कम रहेगा। तो जो नेगेटिवली डेविएट होंगे वो ऐसे होंगे, पॉजिटिवली ऐसे होंगे, ठीक है ना। अब हमको आगे देखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कुछ बचा नहीं है आपके पास उसके अलावा करने के लिए। तो बस पढ़ना ही आपके पास एकमात्र उपाय है, या कह लीजिए ऑप्शन ही नहीं है कोई। तो यही काम करते रहिए और पढ़ते रहिए। जब भी बोर्ड हो या नीट हो उसके बारे में मत सोचिए, अपना कर्म करिए, पढ़ते रहिए। हम देखते हैं आगे के जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बची है वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।